अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री सीरीज का सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाहिद वो इन्वेडर था जो साउथ वाली साइड से आया। बाकी जितने भी इन्वेडर्स हैं वो मोस्टली अफगानिस्तान वाली साइड से आए, यानी कि वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से। ठीक है, बाकी जो सारे हैं वो किस साइड से आए हैं? वेस्टर्न साइड से। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अकेला था क्योंकि सदर्न साइड से आया था, यानी कराची वाली साइड से आया था, सिंध साइड से आया था। बाकी उसके अलावा जितने भी हैं, गौरी है, गजनवी है, मुगल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये वेस्ट से या नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से आए थे। अच्छा भाई, ये जो अरब है ना, इन्होंने तकरीबन 350 साल तक सब कॉन्टिनेंट के कुछ एरियाज पर यहाँ पे हुकूमत की, जिसमें सिंध का इलाका शामिल था और उसके अलावा मुल्तान वगैरह का जो है वो शामिल था, इसमें उच शरीफ भी शामिल है। ठीक है, तो ये वाला इलाका जो है वो यहाँ पे इन्होंने हुकूमत की, जिसमें पहले जो थे वो बनु उमैया थे। बनु उमैया का दौर कब से कब तक रहा? 661 से लेके 750, और इसके बाद बनु अब्बास आ गए, जिसको अब्बासीद कैलिफेट भी कहा जाता है। ये 750 से लेके 750 एडी से 1258 एडी तक जो है वो इनका दौर रहा। तो इस दौरान के अंदर जो सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट पे इनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन कुछ एरिया सिंध और मुल्तान के आसपास कुछ एरियाज के ऊपर इनकी हुकूमत थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो गई। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह 1000 एडी में यहाँ पे सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत बनी। बच्चों, गजनी जो है ना वो एक एरिया है, ये क्या है? एक प्रोविंस है। कहाँ पे है जी? अफगानिस्तान में है। ठीक है, हमारे बॉर्डर एरिया के करीब ही है। नंगरहार है, पक्तिया है, पक्तिका है, जबूल है, और इस तरह से गजनी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे बॉर्डर प्रोविंसेस हैं। तो वहां पे सुबक्तगीन एक शख्स था, उसने गजनवी एम्पायर की बुनियाद रखी। ठीक है, वो गजनी का रहने वाला था, इसलिए उसको गजनवी कहते थे। कब? 977 एडी में। और ये सुबक्तगीन कौन था? ये महमूद गजनवी का फादर था। जब उसकी डेथ होती है 998 एडी में, तो उसके बाद महमूद जो है वो पावर में आ जाता है 998 में, यानी कि महमूद जो है वो पावर में आ जाता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये थी कि जयपाला जो है वो पिशावर का हुक्मरान था, रूलर ऑफ पिशावर था जयपाला। ठीक है, तो ये सुबुक्तगीन के दौर में भी इसने 2 अटैक किए गजनी पे, और उसके बाद इसने महमूद के दौर में भी एक अटैक किया। और हर वक्त इनको ये खतरा ही रहता था कि किसी भी वक्त जो है वो जयपाला इन पे हमला कर देगा और इनकी जो सल्तनत है उसको तबाह बर्बाद कर देगा। तो महमूद जो है उसने क्या किया कि सबसे पहला जो अटैक है, फर्स्ट बैटल जो पिशावर जो उसकी होती है, वो 1001 में होती है, और इसमें उसने जयपाला को डिफीट कर दिया। और उसके बाद फिर उसने 1000 से लेके 1026 तक 17 टाइम्स जो है वो उसने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर या इंडिया के ऊपर हमले किए। अब यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो इसको जो है वो निजात दहिंदा समझते थे। वो ये समझते थे कि इसने इस्लाम फैलाया, इसने यहाँ से बुत परस्ती को खत्म किया। जो हिंदूज हैं उनका जो नुक्ता नजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसको एक लूटर कंसीडर करते थे। वो ये कहते थे कि ये यहाँ पे आता था और आके यहाँ पे जो है वो लूट मार करके चला जाता था। तो ये ऑब्वियसली जो दो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, जो कि दोनों हमने आपके सामने रख दिया। 17th अटैक जो था ना वो टेम्पल ऑफ सोमनाथ पे था। अच्छा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये सारे के सारे हमले सिर्फ सोमनाथ पे ही हुए हैं। हर हमला जो है वो एक नई जगह पे होता था। ठीक है, तो 17वां हमला जो है वो सोमनाथ के मंदिर पे था 1026 में। सोमनाथ जो है वो गुजरात में एक मंदिर था और बहुत बड़ा मंदिर था हिंदुओं का। और चूंकि इसके ज्यादातर हमले जो हैं वो इस तरह के मंदिरों वगैरह पे होते रहे, इसलिए इसको आइडल डिस्ट्रॉयर यानी कि बुत शिकन का टाइटल भी दिया गया। आइडल डिस्ट्रॉयर मीन बुत शिकन। अब जयपाला कौन था या जयपाल कौन था? हिंदू शाही डायनेस्टी का एक लीडर था। इसका किंगडम जो है बहुत बड़ा था साइज में, और पिशावर उसका सेंटर था, यानी ये जो केपीके वाला हमारा जो इलाका है ना ये इसके पास था। और उसका जो रूल था वो कब से कब तक रहा? 960 एडी से लेके 1001 एडी तक, जब तक के जो है वो सुल्तान महमूद गजनवी ने उस पर हमला करके उसकी सल्तनत को खत्म नहीं कर दिया। और ही वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन द बैटल ऑफ पिशावर। बैटल ऑफ पिशावर जो है वो कब हुई? 1001 में, और इसमें जयपाला को शिकस्त हुई और सुल्तान महमूद गजनवी जो है उसको फतह हासिल हुई। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब गजनवी के साथ कौन आया यहाँ पे? तो बहुत सारे सूफी सेंट्स भी इसके साथ थे। हजरत दाता गंज बख्श, ये जो जिनका लाहौर में मजार है, ठीक है, जिनकी वजह से लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। और उसके बाद सखी सरवर जो के डीजी खान में जिनका मजार है। अगर आप डीजी खान से टुवर्ड्स फोर्ट मंडरू जाते हैं ना, फोर्ट मंडरू वहां पर एक हिल स्टेशन है, तो वहां पे रास्ते में जो है वो ये सखी सरवर पड़ता है। तो ये दोनों जो है इनके साथ है। उसके अलावा अल बैरूनी जो है वो भी इनके साथ है। अल बैरूनी क्या था? ये एक साइंटिस्ट भी था, किताबुल हिंद भी इसने लिखी।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था, ये भी इनके साथ यहाँ पे आया। कब आया? 1017 में। अच्छा, जो सुल्तान महमूद गजनवी था, इसको बड़ा शौक होता था कि जो स्कॉलर्स हैं या लिटरेरी लोग हैं वो इसके दरबार का हिस्सा हो, तो इसलिए इसको किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स भी कहा जाता था। तो जो भी किसी भी इलाके में कोई स्कॉलर अगर इसको नजर आता था तो ये उसको अपने दरबार का हिस्सा बना लेता था। तो अल बैरूनी वैसे बेसिकली जो है वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज्बेकिस्तान का एक इलाका था, उसको कहते थे बैरून, ठीक है। बैरून वैसे साइड एरिया को कहते हैं, सब अर्बन एरिया, ठीक है, या जो शहर के साइड का इलाका होता है उसको बैरून कहा जाता है। तो उस इलाके का रहने वाला था, इसलिए इस मुनासबत से इसको अल बैरूनी कहा जाता है। और इसको सुल्तान महमूद गजनवी अपने साथ सब कॉन्टिनेंट में ले आया। अब अल बैरूनी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल बैरूनी। और पैदा कब हुआ? 973 में, बैरून के अंदर। मॉडर्न डे ये उज्बेकिस्तान के अंदर है जी। ये इसने इंडिया का ट्रेवल किया गजनवी के साथ और किताबुल हिंद लिखी। अर्थ का रेडियस जो है वो सबसे पहले इसने बताया नंदना के मुकाम पर। मॉडर्न डे ये पिंड दादन खान है झेलम के अंदर, ठीक है। नंदना फोर्ट है यहाँ पर, पिंड दादन खान। ये सवाल पूछा जा चुका है कि नंदना फोर्ट कहाँ पे है? पिंड दादन खान में। तहसील कौन सी या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? झेलम है, ठीक है। इसने रेडियस जो निकाला वो 3928 मील था, जो कि आज के 3958 मील से देखिए बहुत ही करीब है, बहुत क्लोज है। ये फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है इसको। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर और कल्चर की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, सिविलाइजेशन कैसे डेवलप होती है, कल्चर कैसे इवॉल्व होते हैं, इस सारे की स्टडी को जो है वो क्या कहा जाता है? इसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इसकी डेथ कब होती है जी? 1050 में गजनी में, अफगानिस्तान में, एट द एज ऑफ 77। तो दिस इज ऑल अबाउट अल बैरूनी। इसके बारे में जो जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद चलते हैं जी मोहम्मद गौरी पे। हुआ क्या है, बैकग्राउंड क्या है कि गौर जो है वो एक इलाका था अफगानिस्तान में। यहाँ पे एक फैमिली बेस करती थी। फैमिली क्या थी? यहाँ पे एक छोटा सा रूलर था, उसने गजनवीज को अफगानिस्तान में डिफीट कर दिया, गजनी के अंदर, ठीक है। और गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो क्या बना? वो रूलर बन गया वहां का। अब जारी बात है, जहां जहां उसकी सल्तनत थी वो उसने वहां पर भी जो है वो आके कब्जा करना शुरू कर दिया। तो 1173 में जो है वो गजनवीज रूल जो है वो खत्म हो गया। उसका जो भाई था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, वो उस वक्त पावर में आता है जब गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये 1202 से लेके 1206 तक जो है वो इसका टाइम पीरियड रहा। पहला अटैक जो है इसने मुल्तान में किया और उच में किया, क्योंकि ये करीब करीब ही हैं। उसके बाद लाहौर और यहाँ पे आखिरकार जो है वो गजनवी रूल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इसी तरह फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। ये मोस्ट पावरफुल रूलर था जी इस एरिया का, ठीक है, राजपूत था ये। 1191 में इसको डिफीट हो जाती है, ठीक है, यानी गौरी इसको डिफीट होती है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से। इसके बाद दूसरी जंग होती है वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1192 में एक और जंग होती है। और इस जंग में क्या होता है? इसमें गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान जो है उस वो मारा गया है इस जंग में, ठीक है जी। और गौरीज जो हैं वो इस जंग में जीत गए ऑब्वियसली। तो यहाँ से जो है वो गौरीज का जो रूल है वो चलता रहा। 1202 में, बच्चों 1202 में क्या होता है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो पावर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आके वो मुल्तान, उच, लाहौर वगैरह जो है वो यहाँ पे आके कब्जे करता है, हमले करता है, ठीक है। सल्तनत जो है उसको कंसोलिडेट करता है और इस सारी जगह पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेता है। अब जब उसका ये टाइम था कि अब इस फतह को सेलिब्रेट करना है वो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वो तमाम इलाके जो कि गजनवीज रूल के अंडर थे वो सारे के सारे इलाके वो फतह कर चुका था, तो वो वापस जा रहा था अफगानिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसने क्या किया था? यहाँ पे लोकल गवर्नर जो है जो उसके गुलाम थे, ठीक है, जो उसके गुलाम थे, स्लेव्स वगैरह थे, उनको यहाँ पे गवर्नर लगाया और फिर वो वापस जा रहा था। तो इस वापसी जाते हुए 1206 में, ठीक है, कब? 1206 में उसको झेलम के करीब यहाँ के जो खोखर थे उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। ये खोखर जो है वो काफी जंगजू थे, बड़े खूंखार किस्म के लोग थे। तो इन्होंने जो है वो इसको यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए इसको कत्ल कर दिया। और इस तरह से जो है वो सुल्तान गौरी जो है, शहाबुद्दीन गौरी, गयासुद्दीन गौरी का छोटा भाई, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी सल्तनत जो है वो कायम नहीं कर सका, बड़ा लंबा अरसा जो है वो रूल नहीं कर सका, बल्कि सारी फतूहात के बाद वापस जाते ही जो है वो इसकी रास्ते में डेथ हो गई। तो ये था जी गौरी रूल। अब इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे तारीख के अंदर बहुत सारी जो चीजें ऐसी हैं जो कि हम इंटेंशनली डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं
जो कि आपके वन पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये जो गजनवी दौर है या ये गौरीस का दौर है वो इतना बड़ा है कि अगर हम उसके ऊपर जो है वो एक एक महीना भी लेक्चर देते रहे तो वो शायद वो खत्म ना हो, लेकिन हमने उसको वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि समझना है, तो या फिर उसको जो है वो हमने एमसीक्यू का जो पेपर आना है आपका, ठीक है, एमपीटी का या जीके का, उसके हिसाब से हमने इसको देखना है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जा रहे, वही चीजें देख रहे हैं जो कि आपकी जरूरत के लिए हैं, जो आपके काम आएंगे। अच्छा जी, पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। इसका नाम पृथ्वी राजा थ्री भी था और इसको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता था। 1177 से 1192 तक इसने रूल किया। चौहान डायनेस्टी का जो है ये रूलर था या किंग था। और ये डायनेस्टी कहाँ पे थी? प्रेजेंट डे राजस्थान, ठीक है। इनका ये जो डेजर्ट वाला एरिया है हमारे पाकिस्तान का चोलिस्तान है, इसके साथ लगता है। और कैपिटल इसका कौन सा था जी? अजमेर शरीफ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो है इसको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में ये जीत गया था, ठीक है, शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हुई थी। अगले ही साल जो है वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है। कब होती है? 1192 में। ये सेकंड है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो 1191 में होती है। फर्स्ट कब होती है जी? 1100। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। और ये तराइन कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, ठीक है। मॉडर्न डे हरियाणा जो है ना, यहाँ पर जो है वो एक जगह है जहां पर ये जंग लड़ी गई। तो ले जी, पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर दिया। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो बेचारा वापस जा रहा था, उसको जाते हुए जो है वो खोखरों ने कत्ल कर दिया। और 1206 में इस तरह से शहाबुद्दीन गौरी जो है उसका एम्पायर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। तो चूंकि उसका कोई बच्चा नहीं था, उसका कोई वारिस नहीं था, तो उसका जो एम्पायर है वो उसके स्लेव्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, उसके स्लेव्स में डिवाइड हो गया। ये ऐसा नहीं था कि इन्होंने खुद ही स्लेव्स में डिवाइड कर दिया। असल में हुआ ये था कि गौरी एम्पायर जो है उसके फादर इन लॉ ताजुद्दीन यल्दज उसका नाम था, उसके अंडर आ गया था। क्योंकि इसका बेटा वगैरह कोई नहीं था और कोई भाई वगैरह भी नहीं था जो इस काबिल जो कि वो कर सकता। तो जो जो कि फादर इन लॉ थे किसके? मोहम्मद गौरी के, ठीक है, इसकी वाइफ के फादर थे। तो ये जो भी सल्तनत थी वो इसके अंडर आ गई। लेकिन जो स्लेव्स थे जिनको यहाँ पे गवर्नर बनाया हुआ था मुख्तलिफ एरियाज में, उन्होंने इसके ताजुद्दीन यल्दज का जो रूल है उसको मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना इंडिया के अंदर उसने ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम है, ठीक है, ये भी एक गुलाम था, टर्किश नस्ल का गुलाम था। ये आम गुलाम नहीं थे बच्चों, ज़हन में रखिएगा, ये टर्किश गुलाम थे। और इनको खास जो है वो तरबियत दी जाती थी और फिर निहायत अहम ओहदों के ऊपर लगाया जाता था। तो ये जो है ना, ये अपनी लॉयल्टी की वजह से बड़े मशहूर थे, ठीक है। ये जो गुलाम है ये अपनी लॉयल्टी की वजह से बड़े फेमस थे, अपनी लॉयल्टी की वजह से, अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से और अपने जो है वो महारत की वजह से जो है वो बड़े पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये फेमस समझे जाते थे। तो और तकरीबन उस जमाने में तमाम कंट्रीज के अंदर जो है वो इस तरह के जो गुलाम हैं उनको तरबियत दी जाती थी, उनको फौज में लगाया जाता था। क्योंकि उस जमाने में सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि जिसको भी फौज का कमांडर बनाया जाता था वो आके हुकूमत के ऊपर टेक ओवर कर लेता था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो उस जमाने में एक प्रॉब्लम रहा। तो उस जमाने में क्या होता था कि लॉयल्टी जो है वो एक सबसे बड़ी ट्रेड थी जो कि देखी जाती थी किसी भी शख्स के अंदर। तो वो जो चीज थी वो टर्किश गुलामों के अंदर पाई जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये हुआ कि ऐबक ने जो है वो यल्दस का जो हुक्म है उसको मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि अब मैं जो है वो यहाँ का इंडिपेंडेंट रूलर हूँ। इसके साथ ही जो है बच्चों उसने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ गई, ठीक है। बिकॉज जो दारुल हुकूमत है वो इस दौरान में ज्यादातर कौन सा शहर रहा? दिल्ली। इसी मुनासबत से इसको क्या कहा जाता है? इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और ये 1206 में शुरू होती है और 1526 तक ये चलती है, ठीक है। 1526 में जब फाइनली इब्राहिम लोदी को बाबर ने शिकस्त दी, ठीक है, पानीपत की लड़ाई में। तो अच्छा, अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो बच्चों इसमें टोटल 5 डायनेस्टीज हैं, सही है। और 320 साल तकरीबन इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। 35 सुल्तान जो है वो यहाँ पे गुजरे हैं। पहली डायनेस्टी क्या थी जी? ममलूक या स्लेव डायनेस्टी, जो कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक वाली थी। क्योंकि वो स्लेव था इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता था। लास्ट डायनेस्टी क्या थी जी? वो लोधी डायनेस्टी थी। ममलूक थी पहली, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। तो ये 5 डायनेस्टीज जो है वो इस तरह से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। ये ऐबक था जो कि कौन था? मैंने अभी आपको बताया, ये गुलाम था इसका, गौरीस का। और उसके बाद लास्ट रूलर रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है? वो है इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये इब्राहिम लोदी है, ये लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। इसको मुगलों ने शिकस्त दी और फिर यहाँ पर अपनी 1526 में अपना मुगल रूल स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू कहाँ से होती है? ममलूक से, 1206 से 1290। फिर खिलजी आ जाते हैं 1290 से 1320।
फिर तुगलक आ जाते हैं 1320 से 1414, ये लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है जी इनका। सैयद आ जाते हैं 1414 से 1451 तक। और फिर लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से लेके 1526 तक रहती है, और उसके बाद यहाँ पर मुगल्स का रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुगल रूल कहाँ से शुरू होता है? बाबर। ये कब से शुरू होता है? 1526 से शुरू होता है और 1857 यानी 1857 की जंग आजादी तक रहता है। और यहाँ पे 1857 की जंग आजादी में जो है ब्रिटिश सरकार क्या करती है, जो आखिरी बादशाह था ना बहादुर शाह जफर, उसको शिकस्त दे देती है। और इस तरह से तमाम बड़े सगीर के ऊपर जो है वो ब्रिटिशर का राज हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश राज हो जाता है। और ये ब्रिटिश राज कब से कब तक रहा? ये 1857 से लेके 1947 तक रहा। ठीक है, और 1947 में जो है वो सब कॉन्टिनेंट को आजादी मिल गई। और उसके बाद की जो हिस्ट्री है 1947 से लेके 2025 तक की हिस्ट्री, वो भी हम इसी में कवर करेंगे, जिसको हम पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये था हमारा जी आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोग ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी डायनेस्टीज जो हैं वो, उसमें कौन कौन से रूलर्स आए हैं, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट्स की हैं। ठीक है, और इसके बारे में माजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। जो लोग हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या हमारी प्रिपरेशन क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे हमारे एडमिन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।